अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वजीर आजम पाकिस्तान कौन होगा? कौमी असम्बली कल नए वजीर आजम पाकिस्तान का इंतखाब करेगी। वजारत उज़्मा के लिए कल शहबाज शरीफ का उमर अयूब से मुकाबला होगा। वजीर आजम के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए गए थे, जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मंजूर कर लिया। कायदे ऐवान के लिए सादा अक्सरियत हासिल करना लाजमी है। 336 का ऐवान है, जिसमें 169 वोट लेने वाला वजीर आजम करार दिया जाएगा। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो वजीर आजम मुंतखब भी हो जाएंगे। शहबाज शरीफ को कहा यह जा रहा है कि इम्कान है कि अभी तक जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उससे भी शायद ज्यादा वोट जो है वो मिले। दूसरी जानिब सदारती इंतखाब के लिए जो पोलिंग है वो अब 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी अमल का भी आज से आगाज हो गया है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। सदर ममलिकत के इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और ये सदारती जो मार्का है ये वजीर आजम के इंतखाब के बाद होना है। अब इम्कान यह है कि मुस्लिम लीग नून जबकि हुकूमत बनाने जा रही है, एक तरफ नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए इस पार्टी ने नामजद किया है, तो क्या शहबाज शरीफ इन मामलात को संभाल लेंगे? क्या वो चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे? 16 माह हुकूमत रही पीडीएम की, उसको भी शहबाज शरीफ ने ही लीड किया था। क्या ऐसा वहां से सीखा जो इस मरतबा मुख्तलिफ होगा और दोबारा इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो क्या ये इत्तेहादी हुकूमत चल सकेगी या नहीं? कुछ नाराजगियां भी हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तो की, लेकिन इतलात ये हैं कि वो उनको नहीं मना सके, जबकि एमक्यूएम के साथ गवर्नरशिप और वजारतों का मामला जो है वो भी हल तलब है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि वजारतें लेने या ना लेने की बात अभी हतमी नहीं है, जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि गवर्नर सिंध के लिए एक तरफा फैसला नहीं होगा, मुशावरत करेंगे। मामला क्या रुख इख्तियार करेंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अता तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारड़ साहब ये फरमाइएगा, क्या तवक्कुआत है कल के इलेक्शन के हवाले से? पार्टी किस तरह से देख रही है इस इंतखाब को? और 16 माह पहले भी हुकूमत की जिसको शहबाज शरीफ ने लीड किया, तो किस तरह से ये शहबाज शरीफ की जो हुकूमत होगी वो पहली 16 महीने वाली हुकूमत से मुख्तलिफ होने जा रही है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कल जो इलेक्शन है वो वाज़ेह अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। और क्योंकि आप जानते हैं डिवीजन ऑफ हाउस है, सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, तो इसमें कोई ऊंच नीच की भी गुंजाइश नहीं होती। तो हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो चुकी, स्पीकर डेप्टी स्पीकर का खुफिया रायशुमारी से इलेक्शन हो चुका, उसमें भी वाज़ेह अक्सरियत हमें मिली। तो कल हमने तमाम इत्तेहादियों के साथ, जिसमें पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जिसके अंदर आईपीपी है, पीएमएलक्यू है, तो इनके साथ हमने कल एक जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी सभा रखी है। उसमें इंशाल्लाह ताला सारी बात भी हो जाएगी और सारे मामलात भी इंशाल्लाह ताला बड़ी खुशरूबी से आगे बढ़ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वाज़ेह अक्सरियत से शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। अच्छा, और देखिए, जहां तक 16 महीनों की बात है, उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया, और ना सिर्फ डिफॉल्ट से बचाया बल्कि मैं समझता हूं कि जो चैलेंजेस दरपेश थे अच्छी तरह उनको निपटा। क्योंकि जब हम 2018 में हुकूमत छोड़ के गए थे, उसमें आपके सामने है कि महंगाई 4% पे थी और शरह नमू 5.8% पे थी, और वो 6% से भी ऊपर जा रही थी। 4.5 साल में जो इमरान नियाजी साहब की हुकूमत ने हशर किया इस मुल्क का, और एक ईंट नहीं लगाई, एक प्रोजेक्ट नहीं लगाया, कुछ किया नहीं अवाम की फलाह बहबूद के लिए। हमें जो कलील मुद्दत के लिए हुकूमत मिली, उसमें मैं समझता हूँ डिफॉल्ट से मुल्क को बचा जाना और एक सिमत का तयन कर देना, वरना तो खुदा ना खास्ता अगर ये डिफॉल्ट मुल्क हो गया होता तो इमरान खान साहब जो बार बार कहते थे ठीक है कि ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, तो यहाँ पे अफरा तफरी होती। और ना ये है तो मखलूत हुकूमत जिसमें आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सहारा मिला है। आपके ख्याल में ये बाकी भी जमातें हैं, एमक्यूएम है, आपके ख्याल में ये जो मखलूत हुकूमत है जिसको एक कमजोर हुकूमत समझा जा रहा है, एक तासुर ये बन रहा है कि ये कमजोर हुकूमत है, क्या ये 5 पूरे कर पाएगी?
देखिए 5 साल का जो होता है और मेरा ख्याल है उसको निभाना भी आसान होता है, और एक फ्रेश गवर्नमेंट आएगी, वो मामलात को आगे लेके चलेगी। हमारी प्रायोरिटीज क्लियर हैं, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले है, और इकोनॉमिक टीम एक अच्छी बिल्ड करेंगे, और IMF के मामलात हों या इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत है, उसको निपटने के लिए मैं समझता हूँ कि विल पावर मौजूद है। Where there's a will, there's a way। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला जब स्ट्रॉन्ग विल के साथ निकलेंगे तो रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे। और PMLN ने माजी के अंदर भी बड़े बड़े चैलेंजेस से हम बरद आजमा हुए और कामयाबी से हुए। तो मैं समझता हूँ कि जब इंशाल्लाह ताला ये काबीना बनती है और मामलात आगे चलते हैं, तो मुझे ये पूरा यकीन है और अपनी क़यादत पे एतमाद है कि जैसे माजी में हमने डिलीवर किया, हम इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं इससे बाहर निकालेंगे और एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे जो हमें मिला था। एक और आपका पार्लिमानी इम्तिहान है तारड़ साहब, इस इम्तिहान के बाद ये जो कल PM का इलेक्शन है, महमूद खान अचकजई को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसे कह लें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें, उन्होंने उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अब उस इंतखाब को किस तरह से देखते हैं? वो आप और जो इत्तेहादी जमातें हैं, क्या उनके लिए वो भी स्मूथ सेलिंग होगी? देखिए, जिस तरह आपके इल्म में है कि जो इमरान खान साहब ने जिंदगी में कहा, हमेशा उन्होंने उस पर यू टर्न लिया, उस पर बैक ट्रैक किया। तो महमूद खान अचकजई साहब की नकल उतारते होते थे और महमूद खान अचकजई को बुरा भला कहते होते थे। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि एक तकरीर ने उनको मजबूर किया कि वो एक यू टर्न लें और महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार बना दें। तो मैं समझता हूँ कि महमूद खान अचकजई साहब की ना सोशल स्टैंडिंग है, ना मॉरल स्टैंडिंग है, ना पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महमूद खान अचकजई साहब ने बलूचिस्तान में बुरी तरह हारे, उनकी अपनी पार्टी डिवाइड हुई और उस डिवीजन के नतीजे में उनको सियासी तौर पे वो कमजोर हुए। कल जिन खदशात का उन्होंने इजहार किया, अपनी सियासी कमजोरी को मान लेते, अपनी सियासी कमजोरियों का एतराफ कर लेते, मगर ये करने की बजाय उन्होंने कल इदारों पे तनकीद की, जो कि हमेशा से उनका शीवा रहा है। उन्होंने एंटी स्टेट हमेशा एक नैरेटिव को परवान चढ़ाया है। तो ये अफसोसनाक है कि तहरीक इंसाफ को अपनी पूरी जमात में से कोई उम्मीदवार नहीं मिला और उनको पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उम्मीदवार को अपना। मगर एक और मामला जो शायद हल तलब है वो है, एक तो MKM के साथ आपके मुआहदे की बाज़गश्त है, लेकिन क्या वहां पर मामलात हल हो गए हैं? और जमीयत उलमा इस्लाम को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने भी मुलाकात की, तो क्या वो भी हो पाएगा या नहीं? देखिए, जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का ताल्लुक है, कल मियां नवाज शरीफ साहब भी गए थे और एक मुस्बत और अच्छे अंदाज में उनसे गुफ्तगू हुई। तो हमें इस बात की उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो कोई हमारे हक में फैसला करेंगे, अच्छा फैसला करेंगे। माजी में भी उनसे बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता रहा है, वो हमारे साथ काबीना में भी रहे हैं, PDM की हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, PDM के सरबराह भी रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से हमने एक अपोजिशन की सियासत की। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला अगले चंद रोज में मामलात उनसे तय पा जाएंगे। MKM के साथ मामलात तय पा चुके हैं, एक मुआहदा हमारे और उनके दरमियान साइन भी हो चुका है और वो मुआहदा साइन होने से मैं समझता हूँ कि अब हम बिल्कुल क्लियर हो गया है। कल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी MKM ने हमें वोट डाला और उनके वोट डालने से एक मैं समझता हूँ बड़ा हमें कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है, हमारी तादाद भी बड़ी है। तो कल वज़ीर आज़म के इंतखाब में भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला वो वोट अपना कास्ट करेंगे। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब हमारे साथ थे। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद कमर साहब, एक पार्लिमानी इम्तिहान आपकी जमात का भी है और वह सदारती इंतखाब है। मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने महमूद खान अचकजई को नामजद कर दिया है। क्या तवक्कुआत है पार्टी की, किस तरह से इस इंतखाब को देखते हैं? देखिए रहमान, बात सारी ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो काफ़ी दिनों से अनाउंस किया हुआ था कि ज़रदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं और जो इस वक्त गवर्नमेंट बनने जा रही है उसके जॉइंट वो कैंडिडेट होंगे। यहाँ क्योंकि प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो पार्लियामेंट मतलब नेशनल असेंबली एंड सेनेट और 4 सूबाई असेंबलियों पे मुश्तमिल हाउस होता है, लेकिन हर एक का अलग अलग वोटिंग का
तरीक़ेकार होता है। ऑब्वियसली हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट इस वक्त 3 सूबों में बनी है और PPP एंड PMLN, तो उस लिहाज से भी और यहाँ पे भी नेशनल असेंबली में और सेनेट में भी हमारे नंबर सही है, तो इंशाल्लाह इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। जहाँ तक महमूद खान का ताल्लुक है, महमूद खान पुराने पार्लियामेंट में इन एंड आउट होते रहे हैं, काफी अरसे से सियासत भी कर रहे हैं, हालांकि उनका कोई जोड़ बनता नहीं है PTI से, तो ये भी एक अपॉर्चुनिस्टिक चीज लगती है। बहरसूरत उनका हक है, वो आएंगे, वो अपनी कैंपेन करें और हम अपनी करेंगे। ठीक, लेकिन कमर साहब मौलाना नाराज हैं, MQM के साथ भी आपकी कोई ऐसी कमिटमेंट हमें नजर नहीं आ रही, तो उनके पास भी जाएंगे सदारती इंतखाब के लिए वोट लेने? देखिए, हमारा जाहिर है जब आप कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में तो आप हर एक के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, ये एक रेगुलर फीचर होता है किसी भी इलेक्शन का। तो डेफिनेटली इन दोनों जमातों से भी हम अप्रोच करेंगे कि वो वोट हमें करें, और लेकिन इसके अलावा बाकी भी जो जमातें हैं जिनके कम रिलेटिवली सीटें हैं, उनसे भी हम अप्रोच करेंगे ताकि जो है हम इस इलेक्शन को जितना भी वाइड स्प्रेड उसकी सपोर्ट बेस हो वो हम कर सकें। MQM ने जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन था, उसमें जो हमारे जॉइंट कैंडिडेट्स है, खासकर पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर थे, उनके लिए वोट किया। तो हम उम्मीद रखते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी वो सपोर्ट करेंगे। मौलाना साहब ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया पहले राउंड में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको परसुएट करें कि अगले राउंड में कम से कम वो पार्टिसिपेट करें। नवीद कमर साहब, आज तहरीक इंसाफ ने कॉल भी दे रखी थी मुल्क एहतजाज की, वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करें, तो आप कोई देख रहे हैं इम्कान ये ग्रैंड अपोजिशन का? और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एहतजाज की वजह से, जैसे पहले 16 महीने की हुकूमत के साथ हुआ था, तो काम ना चल सके, या जो हुकूमत के करने के काम है वो हुकूमत ना कर सके? नहीं, ये बात नहीं है। जाहिर है कि हर हुकूमत को देखना चाहिए कि उसने कैसे आगे प्रोसीड करना है। एहतजाज तो तकरीबन अब ये एक रूटीन हो गया है हमारी, जब भी इलेक्शंस होती हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और फिर पार्टीज जो हैं उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एहतजाज की इंटेंसिटी वक्त के साथ जो है वो मदम पड़ रही है, तो वो उस लिहाज से तो दैट वाज नॉट द बिगेस्ट चैलेंज। लेकिन चैलेंजेस तो और बहुत है ना, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो उससे ज्यादा बड़े चैलेंजेस हैं। IMF का डील होना है, सारी चीजें और होनी है, तो गवर्नमेंट विल हैव इट्स हैंड्स फुल, एहतजाज और नो एहतजाज। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। नवीद कमर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज मुल्कीर एहतजाज की कॉल दी थी। पुलिस ने इस ऐलान के बाद इस्लामाबाद और लाहौर में सिक्योरिटी सख्त कर दी थी, जबकि इस्लामाबाद में दफा 144 भी नाफिज थी। आज PTI के एहतजाज के दौरान लाहौर में रहनुमाओं समेत 6 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन का कहना था कि हमारे मुल्कीर एहतजाज की कॉल का मकसद चोरीशुदा मैंडेट को रिवर्स करवाना है और हम आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जबकि असद कैसर का यह कहना था कि हम मुल्कीर अलायंस बनाना चाहते हैं और 1 पॉइंट एजेंडे पर सियासी जमातों से बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का भी ऐलान किया था, लेकिन इंतखाबात से कबल ही उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी, जबकि बैरिस्टर गौहर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको मौखर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन में फिर से एक दरखास्त दायर कर दी गई है।
दरखास्त गुजार नवीद नंजुम ने यह मौकफ अपनाया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन शेड्यूल को मौखर किया जाए। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से नामजद करने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार भी नामजद किया और अब उनका मुकाबला आसिफ जरदारी से होगा। तहरीक इंसाफ की सियासत क्या है? क्या तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके कोई ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होगी? ये वजीर आजम के इंतखाब और सदारती इंतखाब को पार्टी किस तरह से देखती है? रऊफ हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पाक तहरीक इंसाफ, उनसे जानते हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो ये महमूद खान अचकजई को जो आपने सदारती उम्मीदवार के तौर पर वोट देने का फैसला किया है, इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। क्यों महमूद खान अचकजई को उनके मुतालिक ये फैसला किया गया कि पार्टी जो है वो जो उम्मीदवार होंगे, जो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हैं, वो उनको वोट देंगे? जी, महमूद खान अचकजई एक पाकिस्तान के एक पसमानदा सूबे को बिलोंग करते हैं और जमहूरियत के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए उनकी जो स्ट्रगल है वो कंसिस्टेंट रही है और वो सबको उसका इल्म है। हमारी पार्टी भी जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की स्ट्रगल जो है वो काफ़ी अरसे से लड़ रही है और गुज़श्ता इलेक्शन के बाद जो है वो उसमें इंटेंसिटी आई है, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान की इलेक्टोरल तारीख में सबसे बड़ी धांधली जो है इन इलेक्शंस में की गई है और हम अपना वो जो हमारी जो सीटें शबखून मार के हमसे छीनी गई हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को के कशकोल में डाली गई हैं, वो हम सीटें वापस लेनी हैं। और ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आता है कि जमहूरी जो कदरें हैं, अक़दार हैं और जमहूरी कल्चर जो है उसका फ़रोग, उसमें महमूद खान अचकजई जो हैं वो एक पाकिस्तान के चंद उन अशखास में शामिल हैं जो कि इस स्ट्रगल में कंसिस्टेंटली शरीक रही हैं और इसका प्रचार करती रही हैं। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से महमूद खान अचकजई साहब का नाम जो है वो चुना है और उनको अपना प्रेसिडेंट नॉमिन है या जो फैसला है इमरान खान जो कि बानी पीटीआई हैं, उनकी मुकम्मल एंडोर्समेंट, उनकी रजामंदी इसमें शामिल है? ये उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये फैसला हुआ है, उन्हीं ने ये फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फैसला उनकी मर्जी, उनकी इनपुट के बगैर नहीं होता मेरे भाई, और ये फैसला उन्हीं का फैसला है और इंतहाई दानिशमंदाना और दूररस फैसला है जो उन्होंने किया है। और ये जो पाकिस्तान में जो डिविजन्स क्रिएट हुई हैं, आई थिंक ये उनको ख़त्म करने में, उनको भरने में और पाकिस्तान के ज़ख्म जो हैं उनको हील करने में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। वी होप एंड प्रे कि पाकिस्तान की दूसरी जमातों के वो अशखास जो कि आज भी जिनके ज़मीर जिंदा हैं, वो महमूद खान अचकजई साहब को वोट देंगे और उनको सदर पाकिस्तान के मसनद के ऊपर विराजमान करेंगे, ताकि वो ये जो जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग है और इंसानी हकूक़ की जो जद्दोजहद है उसमें कुछ ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट। लेकिन अभी ये जो आप राब्ते कर रहे हैं, आपने ये नॉमिनेशन भी की, क्या तहरीक इंसाफ का कोई ग्रैंड अपोजिशन या अलायंस उसे कह लें वो बनाने का इरादा है? देखिए जी, हम हमारा एक एजेंडा है जो कि सबको पता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी उसको बहुत क्लियरली और डिस्टिंक्टली हमने उसको शामिल किया है। हमारा ख्याल है कि ये जो कुछ होता रहा है पाकिस्तान में पिछले 76 सालों में, उससे इस मुल्क के ऊपर ग्रीवस किस्म के जो जख्म हैं वो लगे हुए हैं इस वक्त, और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा ये फर्ज है और हमारी ये कमिटमेंट है कि हमने उन जख्मों के ऊपर मरहम रखनी है और ज्यादा उन जख्मों को कुरेदना नहीं है। इस सिलसिले में अगर कोई एक प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसमें कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो जाएं, इस जमहूरियत के फ़रोग, जमहूरियत के कल्चर को उजागर करने के लिए और इंसानी हकूक़ के दिफा के लिए और इलेक्शन को, ये जो पीरियोडिक धांधले होते हैं इनसे साफ करने के लिए, और जो पार्टीज डिजर्व करती हैं, जिनको अवामी वोट मिलता है, उनको हुकूमत देने को इंश्योर करने के सिलसिले में, और ऐसे भी और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर उनके लिए कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है तो कोई मुज़ायका नहीं कि उसको बना लिया जाए। खान साहब की भी ख्वाहिश है, इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि जी जमातों से आप राब्ता करें। राब्ते हो रहे हैं, देखिए कि ये जो है ये राब्ते किस तरफ इशारा करते हैं, किस तरफ लेके जाते हैं।
लेकिन अगर एक जमहूरी प्लेटफॉर्म हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक वो एक बहुत खुश आइंद कदम होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के फरोग़ के मुस्तकबिल। आपने आज भी एहतजाज की कॉल दी थी और आइंदा भी जो एहतजाज होगा तो क्या उनमें भी मौलाना फजल रहमान और चकज़ई साहब को जो है वो आप साथ लेकर चलेंगे? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब काफी दफा दे भी चुका हूँ। हमारे पास फोरम्स हैं जिनके ऊपर हम अपनी जो स्ट्रगल है, सियासी स्ट्रगल जो है, सियासी जद्दोजहद जो है उसको आगे ले जा रहे हैं। एक हमारे ईमानों के अंदर है स्ट्रगल जी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है आइन और कानून के दायरे में रह के, जो कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स इलेक्ट हुए हैं, जो कि इलेक्ट होने दिए गए हैं रादर, और सूबों में भी जो उनकी असेंबलीज में बैठे हुए लोग हैं वो ये जो है इसको भरपूर तरीके से आगे ले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कानूनी ऑप्शन है, उसको भी हम भरपूर तरीके से आगे ले जा रहे हैं। तीसरा, हमारे पास एज आई सेड कि हमें आइन जो हमारा है वो एक पुरअमन जद्दोजहद की इजाज़त देता है, वो भी हम आज भी देखिए पाकिस्तान के हर शहर में हज़ार लोग जो हैं वो निकले हैं बाहर और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है इस धांधले के खिलाफ। तो ये वो 3 फोरम्स हैं जिनको हम एक्सरसाइज करेंगे एज ए पोलिटिकल पार्टी। पुरअमन एहतजाज, पार्लियामेंट के अंदर जद्दोजहद और कानूनी जो हमारे पास ऑर्गन्स मौजूद हैं वहां हम अपने केस को आगे लेके चलेंगे। सो आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जमातें जो हैं जो हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हैं, तो हम खुशदिली से उनको कबूल करेंगे, उनको मिलाएंगे। उनके पास जाना भी पड़ा तो जैसे कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जा रही है इस वक्त, तो लेट्स से कि हम कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि जी ये जो एक इनिशिएटिव है ये क्या शक्ल इख्तियार करता है। आई थिंक पाकिस्तान को ऐसे एक इनिशिएटिव की ज़रूरत है ताकि ये जो हर इलेक्शन के ऊपर ये जो गन किया जाता है ये अपने अंजाम तक पहुंचे और इलेक्शंस जो हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो इस मुल्क में, ताकि अवाम का जेन्युइन मैंडेट जो है वो हुकूमत करे और अवाम के मसाइल को खत्म करने के लिए वो जद्दोजहद करे। पार्टी के लिए एक और चैलेंज इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। आपने करवा तो लिया, दोबारा ओहदेदार भी मुंतखब हो गए, बिला मुकाबला हुए। आपके ख्याल में इस मरतबा इलेक्शन कमीशन इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल कर लेगा? देखिए, हमने पहले जो 2 इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए थे इलेक्शन कमीशन के पास, उनको भी कबूल न करने का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अहकामात सादर हुए थे तो इसलिए उन्होंने वो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स थे वो नहीं माने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हदूद मुकर्रर की थी, कुछ गाइडलाइंस थी, इलेक्शन कमीशन की भी कुछ गाइडलाइंस थी। तो ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, हम उन सारी गाइडलाइंस को सामने रखकर तीसरी दफा करा रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई जवाब होना चाहिए इन इलेक्शंस के कंक्लूजन के बाद, जब हम उनको अपनी रिपोर्ट भेजेंगे कि वो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करें। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ जो ये महाज है उसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट कारकुन के तौर के ऊपर शरीक रहे हुए हैं, तो इसलिए हम बैद भी नहीं है कि वो फिर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर दें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल कबूल होंगे। लास्टली ब्रोवर फरमाएगा, सदर का जो इंतखाबी शेड्यूल अब इंतखाब का जो है वो आ चुका है, कागजात जमा हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों का एक मौक़िफ़ है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्या मखसूस नशिस्तों के बगैर ये इलेक्शन हो सकता है? देखिए जी, हमारी स्टेटेड पोजीशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी वो है कि ये जो असेंबलियां हैं, नेशनल असेंबलीज और सारी प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं, ये इनकम्प्लीट हैं, कंसिक्वेंटली दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल असेंबलीज। और इनके यहाँ ये असेंबलीज जो हैं ना प्राइम मिनिस्टर चुन सकती हैं, ना प्रेसिडेंट चुन सकती हैं, ना ही कोई और जो ओहदे हैं, आईनी ओहदे हैं, उनके ऊपर वोटिंग करा सकती है, कन्वीन ही नहीं हो सकती। सदर पाकिस्तान ने ये पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ली थी, उसके बाद उन्होंने जो अप्रूवल भी दिया है इसको कन्वीन करने का, जो उनका नोटिफिकेशन आया है, वो उन्होंने कंडीशनल किया था कि आर्टिकल 51 जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए और उसके बाद ये कन्वीन किया जाए। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की 5 हुकूमतें इस वक्त जो मौजूद हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, बिकॉज दे हैव लिव्ड बियॉन्ड देयर 90 डेज मैंडेटेड पीरियड। कंसिक्वेंटली इस आइन और कानून की कोई कदर है ही नहीं उन लोगों में जो कि इस वक्त हुकूमत को चला रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं।
तो इसलिए इन्होंने इन इनकम्प्लीट असेंबलीज में भी ये आईनी ओहदों के लिए जो इंतखाबात है वो करवा रहे हैं, लेकिन ये इनको चैलेंज किया जा सकता है, किसी भी वक्त चैलेंज किया जा सकता है। असेंबलीज का कंप्लीट होना जो है वो एक प्री रेक्विजिट है टू कन्वीनिंग द असेंबलीज एंड टू होल्ड एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी देयर विद रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। आम इंतखाबात के बाद अब हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे अहम मुआशी मामलात हैं। नई मुंतखब हुकूमत का फौरी चैलेंज IMF से मुज़ाकरात होंगे। मुआहदे की मियाद जो है वो अप्रैल में ख़त्म हो रही है और नए प्रोग्राम के लिए मार्च के दूसरे हफ्ते से मुज़ाकरात का आगाज़ होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 260 अरब डॉलर के कुल कर्जों में से 116 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे हैं। मुल्क को बढ़ते हुए मालियाती खसारे, महंगाई, तवानाई बहरान, बिजली गैस की मुसलसल बढ़ती कीमतों, शरह नमू, बेरोजगारी जैसे अहम चैलेंजेस जो है वो दरपेश हैं। दीगर आदाद शुमार भी कुछ हौसला अफजा नहीं। बहरहाल अब अगर इम्कान यही है कि शहबाज शरीफ फिर से वजीर आजम आ रहे हैं और एक जिस तरह 16 महीने की पहले हुकूमत थी उसी तरह से शायद हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन क्या ये हुकूमत मौशी मामलात से निमट सकेगी या नहीं? क्या चैलेंजेस है इसके सामने? मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वजीर खजाना रह चुके हैं। जब पहली हुकूमत आई थी तो PDM की उस वक्त ये वजीर खजाना थे। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता इस्माइल साहब, सबसे अहम चैलेंज IMF प्रोग्राम है, किस तरह से देखते हैं ये प्रोग्राम मुकम्मल करना, नए प्रोग्राम में जाना? क्या ये रूटीन मैटर होगा आपकी नजर में या फिर कुछ मुख्तलिफ है? ये प्रोग्राम का जो इख्तिताम होगा और लास्ट रिव्यू होगा वो तकरीबन अब इंशाल्लाह रूटीन मैटर ही होगा। जो आदाद व शुमार हैं हमारे वो ठीक हैं, प्रोग्राम के मुताबिक हैं। एक आध को एग्जम्पशन हो जाएगी, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक वी आर मीटिंग द प्रोग्राम्स। लेकिन वो साथ साथ जो है वो अगले प्रोग्राम की बातचीत करेंगे और वो अगले प्रोग्राम की कुछ चीज़ों पे या हुकूमत के स्टेट बैंक के कुछ बिहेवियर को जो है वो इसमें साथ लेकर आएंगे। और अगला प्रोग्राम जो निगोशिएट करना होगा वो तो बहरहाल बिल्कुल रूटीन के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो IMF कई नई शराइत डालेगा जो कि अगली हुकूमत को बहुत सारे इक़दाम उठाने होंगे, तो वो तो रूटीन से हटके है, लेकिन ये तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 25 अरब के कर्जों की बात हो रही है और ये बात तो मियां नवाज शरीफ भी कह चुके हैं कि 2 साल बड़ी सख्ती होगी, तो आपको आने वाला जो प्रोग्राम है वो क्या लगता है, कितना सख्त हो सकता है, कितनी सख्त शराइत हो सकती हैं IMF की तरफ से? देखिए, जो अवाम उन्नास के ऊपर सख्ती है, जो महंगाई की वजह से हुई है, जिसमें गैस और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, वो तो हो चुकी है। केयरटेकर ने सारे जो मुश्किल इस तरह के गंदे काम थे वो तो कर दिए कीमतें बढ़ाने के। अब आपके पास जो काम रह गया है वो सियासी तौर पर बहुत मुश्किल है, और वो है कि आपने कंसेंसस बिल्ड करके वेस्टेड इंटरेस्ट को, स्पेशल लॉबीज को सामना करते हुए निचकारी करनी है। अब कीमतें अगर आपने बढ़ा दी है बिजली और गैस की, एक ज़माना ये था कि हम कीमतें कम नहीं कर सकते थे, अपनी कॉस्ट नहीं कम कर सकते थे, हम ऐसे ही सब्सिडी दे देते थे, हुकूमत जो थी वो खसारा बढ़ा लेती थी। अब क्योंकि दुनिया हमको कर्ज नहीं देती तो हम खसारा बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, वैसे ही वो बहुत बढ़ा हुआ है। अब हमको कीमतें कम करने के लिए सिर्फ निचकारी करनी पड़ेगी या रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अब जब आप निचकारी करने जाएंगे तो जो एम्प्लॉइज लेस्को में काम कर रहे हैं, जो मैपको में काम कर रहे हैं, जो कि शायद इतनी मेहनत नहीं कर रहे या उसके दीगर और मसाइल होंगे, जो कि नहीं चाहते कि निचकारी हो, आपको उस स्पेशल इंटरेस्ट को टेक ऑन करना है। आपको जो अपोजिशन आपके साथ करेगी उसको टेक ऑन करना है। तो ये सियासी तौर पर बड़ी बहादुरी के फैसले हैं ये, लेकिन आवाम के लिए अच्छा होगा। आवाम क्योंकि आप आवाम से कीमतें नहीं बढ़ा रहे। अगर आप PI की निचकारी करेंगे तो एयरलाइन की टिकट पाकिस्तान में सस्ती हो जाएंगी। तो आवाम के लिए तो ये बेहतर रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन सियासतदानों को मेहनत दिखानी पड़ेगी इसमें। लेकिन आपके ख्याल में ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या ये जो मामलात को दुरुस्त करने की बात है, एक तो ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये मखलूत हुकूमत है, एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजर स्टेक होल्डर है, वो ये कह चुके हैं कि वो मामलात को उन्होंने अपने मंशूर में कहा कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देखना चाहते हैं। उनकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि वो निजकारी के खिलाफ हैं। तो आपके ख्याल में ये आसान काम होगा आने वाली हुकूमत के लिए?
मेरे ख्याल से इसके अलावा इनके पास चारा नहीं है। प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी उसी तरफ चले गई है ना, निजकारी की तरफ ही। आप उसमें ये करते हैं कि किसी प्राइवेट सेक्टर से चलाते हैं, पब्लिक सेक्टर का कुछ शेयर रख लेते हैं, तो ठीक है, आप चाहें तो आप 30%, 25%, 40% शेयर रख लें लेस्को के, लेकिन मैनेजमेंट तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर पार्टी को दे दें। इस तरह आप और हल निकाल सकते हैं कि आप सिंध गवर्नमेंट को कहें कि भाई लेस्को और माफ कीजिए हेस्को या सेपको जो है वो सिर्फ ले ले, उसको प्राइवेटाइज ना करें, वो प्रोविंशियलाइज कर दें और बाकी निजकारी कर दें। तो मतलब आई थिंक कि पीपल्स पार्टी ने अमूमन ये दिखाया है कि वो निगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, वो जिद में नहीं होते कि नहीं बस कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इनसे बात हो सकती है। ठीक है। और जो फिस्कल डेफिसिट के हवाले से कहा जा रहा है कि इसको कम करना बड़ा जरूरी है, जो अभी 7.3% के आसपास है और इसको 3.5% के आसपास होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये कर पाएगी? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए? ये करना बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत मुश्किल भी। जो आजकल महंगाई है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमारा जो फिस्कल बैलेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है और वो बहुत बढ़ गया है, और इतना हुकूमत कर्ज दे रही है कि स्टेट बैंक जो है वो सिर्फ नोटें छाप छाप कर बैंकों के थ्रू हुकूमत को दे रही है, इसलिए यहाँ पे महंगाई है। अब इसको कम करने के लिए आपको स्पेशल इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगाना होगा। जितने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर आप टैक्स लगा सकते थे आपने लगा दिए। अब आपको थोड़ा सा टैक्स का दायरा को वसी करना होगा, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना होगा। थोड़ी सी मैंने इब्तिदा की थी, वो आजकल भी कोर्ट्स में लिटिगेट हो रहा है 7E। उसके अलावा आपको वेल्थ टैक्स शायद लगाना पड़े, आपको एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेना पड़ेगा, आपको सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। वो दुकानदारों के ऊपर जो मैंने टैक्स लगाया था उसकी कोशिश की थी। तो ये सब चीजें आपको करनी होंगी। आप अगर जब तक कि ये नेट नहीं फैलाएंगे, अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉइज के ऊपर टैक्स रखेंगे, 25-30% जो सेक्टर है मईशत का उसके ऊपर ही टैक्स लेंगे और बाकी सेक्टर्स को छोड़ देंगे, एग्रीकल्चर को, सर्विसेज को, तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकता। ठीक। आप जब 16 महीने की हुकूमत थी उस वक्त आप वजीर खजाना आए थे, और उस वक्त जो हालात थे उसके मुकाबले में अब जो भी वजारत खजाना को आएगा, टेक ओवर करेगा, क्या चैलेंजेस बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं आपकी नजर में? देखिए, जब हम आए थे अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, क्योंकि बिलखुसूस खान साहब जो पेट्रोल सस्ता करके चले गए थे, तो हुकूमत को रोज़ाना का 3.5 अरब रुपए का या माहाना 110 अरब रुपए का नुकसान था, जो कि हुकूमत चलाने के खर्चे से डबल से ज़्यादा है। लेकिन बड़े अरसे तक मेरे हाथ बांधे गए थे और इजाज़त नहीं मिल रही थी टैक्स कीमतें बढ़ाने की, लेकिन फिर हमने जुलाई से बढ़ा दिया। IMF को वापस ले आए। एक मरतबा IMF वापस आ गई थी तो फिर वो स्मूथ हो गया था, फिर कोई इतना मसला नहीं था। लेकिन फिर जब मुझे हटाया गया तो डॉक्टर साहब आए तो फिर उन्होंने वापस से IMF से नाराजगी हो गई, और फिर जब 6 महीने आपके IMF नहीं आया, 8 महीने, तो वो 8 महीने में बहुत बिगाड़ हुआ। रुपया भी बहुत ऊपर चला गया, 270, 280। पाकिस्तान महंगाई फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीनों में 35% से ऊपर गई। उसको अब जाके रिकवर किया जब शहबाज शरीफ ने जून में जाके IMF से एग्रीमेंट किया, और उसके बाद हमने रिकवर किया। अब अगर ये स्मूथली कर लेते हैं, IMF का अगला एग्रीमेंट, बहुत ज्यादा वो नहीं करते, आंखें नहीं दिखाते, ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर मुश्किल में फंस। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर खजाना बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब होने वाले सरफराज बुगटी ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक कचकजई की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें सरफराज बुगटी ने 41 वोट हासिल किए। 65 के ऐवान में 41 अरकान हमायत का ऐलान किया, जबकि JUI और नेशनल पार्टी ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद ऐवान से पहले खिताब में सरफराज बुगटी ने पहाड़ों पर जाने वालों पर जोर दिया कि वो नीचे आ जाएं। ये हुकूमत बलोचिस्तान की कितना मुख्तलिफ होगी पहली हुकूमतों से? रजा रहमान हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। रजा, किस तरह से देखते हैं सरफराज बुगटी का बतौर वज़ीर आला आना? बड़े वोकल हैं, बड़े एक्टिव नजर आते रहे हैं, तो अब वो इस सूबे के वज़ीर आला है। पहले जो बलोचिस्तान की हुकूमतें रही हैं, क्या कुछ मुख्तलिफ होगा इस हुकूमत में? लेकिन जी, सरफराज बुगटी से पहले जो है बलोचिस्तान के वजीर दाखिला भी रहे और फिर वफाकी निगरान वफाकी वजीर दाखिला के ओहदे पर भी रहे हैं। उनकी हवाले से ये चीज है कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन इस बार जब ये वजारत आला का हल्फ लिया तो साथियों ने भी उनसे बात की, और उनका एक यही चीज थी जिसका जिक्र अभी आपने किया है,
बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा जो मसला इस वक्त दरपेश है वो है जो है यहाँ पर अमन का मसला है। अमन के गहवारा बनाने के हवाले से उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि जो नाराज लोग हैं वो उनके साथ डायलॉग करेंगे और मुफाहमती पॉलिसी जो कि पीपल्स पार्टी के एक पॉलिसी है उसको आगे लेके चलेंगे। यही बात आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है वो यहाँ कोयटा तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी यही बातें की और उन्होंने बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी इकदाम उठाने की बात की। खुद बिलावल भुट्टो ने यही कहा कि उनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत बनी है तो उनकी कोशिश होगी कि यहाँ पर इसके जितने मसाइल हैं उनको सही तरीके से एड्रेस किया जाए और सरफराज बुगटी के ऊपर एक जिम्मेदारी आई है और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस्लामाबाद से ज्यादा अब कोयटा और कराची में बैठा करेंगे। बिलावल भुट्टो का ये कहना था और यानी इसकी निगरानी भी हो रही है और सरफराज बुगटी जो है वो बलूचिस्तान में तालीम और दीगर जो मसाइल है खुसूसन तालीम की तरफ उनका ज्यादा वो था। तकरीर में भी उन्होंने यही कहा कि वो इसको फोकस रखेंगे। ये उनकी जो है वो तरजीहात लगती हैं। बहुत शुक्रिया रजा और हमें आगाह कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से मेजबान ईमान अज़हर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।